नमस्कार, पुष्पा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 9th विषय हिंदी पुस्तक कृतिका के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। और ये क्वेश्चन आंसर आपको आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प देंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर को करते हैं। मैं क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, इसमें जो क्वेश्चनों की नंबरिंग है वो मैंने वही लिख रखी है जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, ताकि आपको अपनी बुक्स में इन क्वेश्चनों को छांटने में आसानी हो। तो चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है जो इम्पोर्टेंट है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर है, बाढ़ के लगातार बहते जल को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। बाढ़ के इस आगे बढ़ते हुए जल ने न जाने कितने प्राणियों को उजाड़ दिया था, वह बहा दिया था और बेघर करके मौत की नींद सुला दिया था। इस तरल जल के कारण लोगों को मरना पड़ा, इसलिए इसे मृत्यु का तरल दूत कहना बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? तो इसका उत्तर है, बाढ़ की खबर से सारे शहर में आतंक मचा हुआ था। लोग अपने सामान को निचली मंजिल से ऊपरी मंजिल पर ले जा रहे थे। सारे दुकानदार अपना सामान रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पू पर लादकर उसे सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। लोग घरों में खाने का सामान, दिया सलाई, मोमबत्ती, दवाइयाँ, केरोसिन आदि का प्रबंध करने में लगे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया? तो इसका आंसर है, नौजवान और कुत्ता परस्पर गहरे आत्मीय थे। दोनों एक दूसरे के सच्चे साथी थे। उनमें मानव और पशु का भेद भी नहीं था। वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। यहाँ तक कि नौजवान को कुत्ते के बिना मृत्यु भी स्वीकार नहीं थी। इस व्यवहार से उनकी गहरी मैत्री का परिचय मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं था, फिर भी उसके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं था, किंतु उनके बारे में सुना अवश्य था। उसने सुना था कि उनकी नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारे लाल शर्मा से भेंट की थी। उस भेंट में उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करना चाहती हैं, अंग्रेजों के किसी भक्त से नहीं। उनकी इस इच्छा से देश की स्वतंत्रता की पवित्र भावना थी। वह भावना बहुत सच्ची थी। इससे साहस था। जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने किसी पर पुरुष से मिलने की हिम्मत की थी। इससे उनका साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती हुई स्वतंत्रता की भावना का पता लगता है। लेखिका इन्हीं गुणों के कारण अपनी नानी की व्यक्तित्व से प्रभावित थी तथा उनका सम्मान करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पोतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की तमन्ना क्यों मांगी? तो इसका उत्तर है, दादी जी एक सामान्य महिला थी। उनके मन में लड़का लड़की का भेद नहीं था। पीढ़ियों से परिवार में किसी कन्या का जन्म नहीं हुआ था। पराया सभी लोग लड़की की कामना करते थे। दादी जी को ये भेदभाव शायद चुभता होगा और परिवार में किसी कन्या का न होना उनके मन को बेचैन करता होगा।
शायद इसी वजह से परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेखिका को यह बात तब पूरी तरह समझ में आ गई जब उनके 2 बच्चे स्कूल जाने लायक हो गए। लेखिका कर्नाटक के एक छोटे कस्बे में रहती थी। उन्होंने वहाँ के कैथोलिक चर्च के बिशप से एक स्कूल खोलने का आग्रह किया, परंतु उन्होंने क्रिश्चियन बच्चों की संख्या कम होने की बात कहकर स्कूल खोलने से मना कर दिया। लेखिका ने कहा कि गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, परंतु बिशप तैयार नहीं हुए। ऐसे में लेखिका ने आगे बढ़ते हुए अपने दम पर एक ऐसा स्कूल खोलने का मन बना लिया जिसमें अंग्रेजी, कन्नड़ और हिंदी 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। लोगों ने भी लेखिका का साथ दिया और वे बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने में सफल भी रहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप जानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर है मेरे विचार से दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। गोपाल प्रसाद विवाह जैसे पवित्र बंधन में भी बिजनेस खोज रहे हैं। वे इस तरह के आचरण से इस संबंध की मधुरता और संबंधों की गरिमा को भी कम कर रहे हैं। राम स्वरूप आधुनिक सोच वाले व्यक्ति होने के बावजूद कायरता का परिचय दे रहे हैं। वे चाहते तो अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़े होते और एक स्वाभिमानी वर की तलाश करते, ना कि मजबूरी में आकर परिस्थितियों से समझौता करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा के इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? तो इसका उत्तर हम पढ़ते हैं। उमा गोपाल प्रसाद जी के विचारों से पहले से ही खिन्न थी, परंतु उनके द्वारा अनगिनत सवालों से उन्हें क्रोधित कर दिया। आखिर उन्हें अपनी चुप्पी को तोड़कर गोपाल प्रसाद को उनके पुत्र के विषय में अवगत कराना पड़ा। शंकर तो जो भी इन्होंने जो विषय उठाए उनको हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। शंकर का चरित्रहीन व्यक्ति था जो हमेशा लड़कियों का पीछा करते हुए हॉस्टल तक पहुंच जाता था। इस कारण उसे शर्मिंदा भी होना पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरी तरफ उसकी पीठ की तरफ इशारा कर वह गोपाल जी को उनके लड़के के स्वास्थ्य की ओर संकेत करती है, जिसके कारण वह बीमार दिखता है और सीधी तरह से बैठ भी नहीं पाता। तीसरा पॉइंट है, शंकर अपने पिता की पूरी तरह आश्रित है। उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, अर्थात वह अपनी मर्जी का मालिक नहीं है और ना ही वह कोई कमाई करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हम पढ़ते हैं। यह शीर्षक एकांकी की भाषा को व्यक्त करने के लिए बिल्कुल सही है। इस शीर्षक में समाज की सड़ी गली मानसिकता को व्यक्त किया गया है तथा उस पर प्रहार किया है। क्योंकि रीढ़ शरीर का मुख्य हिस्सा होता है, वही उसको सीधा रखने में मदद करता है। उसमें लचीलापन होता है जो शरीर को मुड़ने, बैठने, झुकने, कूदने में मदद करता है। इस लचीलेपन के कारण ही शरीर कार्य करने में सक्षम है। व्यायाम के माध्यम से हम रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को बनाए रखते हैं। उसी तरह समय के अनुसार
पुरानी रीतियों और परंपराओं को बदलना आवश्यक है। यह समय की मांग होती है। जब यह रीतियां या परंपराएं मनुष्य के हित के स्थान पर उसका अहित करने लगे तो वे विकार बन जाती हैं। यह एकांकी समाज में व्याप्त उन विकारों पर कटाक्ष करता है। हमारा समाज इन मानसिकताओं का गुलाम बनकर बिना रीढ़ वाला शरीर हो जाता है। दूसरी तरफ जहां शंकर जैसे लड़कों से यह भी तात्पर्य है बिना रीढ़ का, इस प्रकार के लड़कों का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता और न ही उनका कोई चरित्र होता है। ये सारी उम्र दूसरों के इशारे पर ही चलते हैं। ये लोग समाज के ऊपर बोझ के सिवा कुछ नहीं होते। इसलिए उमा ने इसे बिना रीढ़ वाला कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है, लिखिए। हम उत्तर पढ़ते हैं इसका। इस एकांकी का उद्देश्य समाज में औरतों की दशा को सुधारना व उनको अनेक अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। यह एकांकी उन लोगों की तरफ उंगली उठाती है जो समाज में स्त्रियों को जानवर या सम्मान के से ज़्यादा कुछ नहीं समझते, जिनके लिए वह घर में सजाने से ज़्यादा कुछ नहीं है। यह एकांकी औरत को उसके व्यक्तित्व की रक्षा करने का संदेश देती है और कई सीमा तक इस उद्देश्य में वो सफल भी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, भूख मीठी कि भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर है, इस बात का आशय है जब मनुष्य भूखा होता है तो उसका विशेष ध्यान भूख मिटाने पर होता है, ना कि वह स्वादिष्ट भोजन की खोज करता है। यानी भूख लगने होने पर भोजन को मिठास नहीं देखी जाती, भूख खुद ही भोजन में मिठास पैदा कर लेती है। चलिए अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है। आंसर पढ़ते हैं हम। माटी वाली का रोटियों का हिसाब लगाना उसकी गरीबी को प्रकट करता है। उसे अपने और बूढ़े पति का पेट भरना होता था, इसलिए वह किसी घर में मिली रोटियों को गिनती और अपने पति के लिए भी बचाकर लाती ताकि उसका भी पेट भर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज माटी वाली बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर पढ़ते हैं हम इसका। बूढ़े पति के अलावा माटी वाली का कोई अपना नहीं था। वह अभावग्रस्त जीवन जी रही थी, जिस कारण वह अपने बीमार पति के लिए अच्छे भोजन नहीं जुटा पाती थी। परंतु उस दिन वह अपने पति के लिए 3 रोटियां बचाकर ले जा रही थी। उसने अपनी आमदनी से प्याज भी खरीदा था। उसने सोचा था कि वह घर जाकर सब्जी बनाएगी और अपने पति के सामने परोसेगी। आज उसके पति को रूखा सूखा नहीं खाना पड़ेगा। अपने पति के प्रति ये सोच माटी वाली के असीम स्नेह और कर्तव्य को दर्शाती है। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो को भी देखिए। उसमें भी मैंने इसी बुक के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी पार्ट 2 में, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे वो नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने उनको 2 भागों में बांट दिया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।